ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है नीट 2025 में, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी, है ना। और इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि सर्कुलर मोशन की कुछ बेसिक बातों को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है ना। देखो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं। सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v स्पीड से इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो v स्पीड से ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर के अंदर दो चीज़ें आपको मालूम है, एक स्पीड होती है और एक उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या इसका मोशन कैसे होगा, ये इसी दिशा में आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसी दिशा में ये ऑब्जेक्ट आगे चलता जाएगा। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में कुछ छेड़छाड़ करनी है, अगर मैं इसकी दिशा को बदलना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, यानी आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप इसकी दिशा को बदलना चाह रहे हो, अगर आप इसके वेलोसिटी वेक्टर को बदल के थोड़ा सा इस तरफ लाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके ये घूमेगा। यानी बिना फोर्स लगाए ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ठीक है। ओके, अब जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर जो हमारा रास्ता होता है जिस पे आपको चलना है, वो इस तरीके से सर्कुलर आर्क की तरह होता है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, अभी इस तरफ है और इधर जा रहा है, वो उसका वेलोसिटी वेक्टर अभी यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन को बदल के, अगर मैं डायरेक्शन इसकी नहीं बदलोगे तो क्या होगा, इसी रास्ते पे ये तो आगे चलता जाएगा, है ना, इसी रास्ते पे आगे चलता जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। इस फोर्स से ये इसकी दिशा बदल के अब ये यहाँ पे हो जाएगी। अब सपोज कीजिए आप ताकत लगा के आपने इस ऑब्जेक्ट को आप इधर ले आए, तो इसका जो नया वेलोसिटी वेक्टर है अब वो इस तरफ जा रहा है। तो आपने देखा कि ये जो डायरेक्शन थी आपने बदल के उसको ऐसे कर दिया, अब वो इधर जा रहा है। अगर अब मैं फोर्स लगाना बंद कर दूं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसी दिशा में आगे चला जाएगा, लेकिन मैं तो इसको फिर से इधर सर्किल पे लाना चाह रहा हूँ, तो आपको फिर से एक फोर्स लगानी पड़ेगी और ये ऑब्जेक्ट अब की बार इधर आ जाएगा। आपने फोर्स लगाई और ये इधर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, अब इसकी डायरेक्शन इस तरीके से टेंजेंशियल दिशा में ऐसे हो गई, यानी अब वो इधर जा रहा है। अब अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। यानी आपने देखा कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी और वो फोर्स लगातार लगानी पड़ेगी। कंटिन्यूअसली एक फोर्स होनी चाहिए जो कि इसके वेलोसिटी वेक्टर को हमेशा इस तरीके से डायरेक्शन उसकी बदलते रहे और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता रहे, ठीक है। यानी आपको एक फोर्स चाहिए जो कि लगातार लगे, कंटिन्यूअसली अप्लाई हो। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे आपको घूमना है तो लगातार आपको एक फोर्स चाहिए और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे यानी आपको चलने के लिए आपको कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लगातार लगनी चाहिए, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली लगनी चाहिए। क्योंकि जब सर्कुलर पे कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसकी डायरेक्शन, जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है और उसको लगातार बदलने के लिए आपको लगातार एक कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सवाल ये है कि कितनी फोर्स चाहिए।
आखिर मुझे कितनी फोर्स चाहिए, है ना। अब इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कितनी फोर्स चाहिए, ठीक है। ओके, सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, और अभी ये इसकी जो स्पीड है वो कम है, ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या है, कम है। अब आप ये आपको इंट्यूशन है, इतना फिजिकल इंट्यूशन हमको है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड कम है तो इसको घुमाने के लिए, इसकी दिशा को बदलने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि अगर इसके अंदर कम स्पीड है तो यानी इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कम पावरफुल है, कम स्पीड से चल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन को बदलने में हमको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओके, तो जब स्पीड कम है तो आपको जो फोर्स चाहिए वो भी कम चाहिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये जो वेलोसिटी है इसकी वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई स्पीड से ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, बहुत इसको इस दिशा से छेड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। ये इतना पावरफुल तरीके से इधर जा रहा है कि इसकी दिशा को बदलने के लिए अब की बार आपको एक बहुत पावरफुल फोर्स चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके हिसाब से होती है कि कितनी आपकी स्पीड है, उसको घुमाने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स चाहिए, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होता है कि आपको कितनी फोर्स चाहिए। तो सपोज कीजिए कि आपको एक सर्किल पे घूमना है जिसका रेडियस r है, इस सर्किल पे आप घूमना चाह रहे हो, ठीक है। और इस वक्त आपकी यहाँ पे स्पीड है, सपोज कीजिए v स्पीड है, तो इसको इसी सर्किल पे घुमाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, उसका एक एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन क्या है, mv² अपॉन r। इतनी फोर्स चाहिए मेरे को। अगर मुझे m मास के इस ऑब्जेक्ट को जो कि v स्पीड से इधर जा रहा है ना, इधर ही चलता जाएगा, तो अगर मुझे इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो मुझे इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एलिगेंट डेरिवेशन है उसका। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये डेरिवेशन कैसे आता है ना। तो वो फिर कभी उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि अक्सर क्या है कि हम सिर्फ ये लिख देते हैं कि mv²/r, लेकिन इसके अंदर अभी और भी इनसाइट्स है ना। तो सपोज करो कि ये कोई सर्किल है ना, r रेडियस का ये कोई सर्किल है, ठीक है। अब आपको इस सर्कुलर पाथ पे घूमना है ना, और सपोज कीजिए कि आप कम स्पीड से इस पर घूमना चाहते हो। क्या कोई ऑब्जेक्ट कम स्पीड से इस पर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है ना। तो सपोज कीजिए कि उसकी स्पीड v स्पीड है और ये v स्पीड ही कांस्टेंट रहती है ना। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे भी उसकी v स्पीड है ना। तो इस तरीके से वो v स्पीड से घूम रहा है, या इसको हम v1 कह देते हैं, ठीक है ना। तो v1 स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है। सपोज कीजिए कि इस स्पीड से आपको सर्कुलर पाथ पे घूमना है, ठीक है। अब अपने आप तो घूमना पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई फोर्स आपको लेके आएगी वहाँ पे उस सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है? mv1²/r, ठीक है। जब आपकी स्पीड कम है तो फोर्स भी कितनी हो गई? mv1²/r। कम स्पीड है तो कम फोर्स की जरूरत पड़ रही है। अब मैं इसी सर्किल पे, सर्किल वही है, ठीक है, सर्किल आपका वही है, इतने ही रेडियस का सर्किल है, ठीक है। लेकिन अब की बार आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। सपोज कीजिए आपकी स्पीड इस बार v2 है, ये v2 स्पीड है, और v2 स्पीड से आप इस सर्किल पे घूमना चाह रहे हो। सर्किल वही है, देखो r रेडियस का ही सर्किल है, लेकिन अब की बार आपको मालूम है कि जब स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो इसको घुमाने के लिए अब की बार कितनी फोर्स चाहिए? mv2²/r।
तो इसी हिसाब से ये फोर्स भी ज़्यादा हो गई, अब की बारी हो गई mv²/r। तो यहाँ पे आपने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही फाइन पॉइंट है जिसके बारे में अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता कि सर्किल वही है, इस पर आप कम स्पीड से भी चल सकते हो और ज़्यादा स्पीड से भी चल सकते हो, बस होना क्या चाहिए, उसके हिसाब से फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, आप उसी सर्किल पे कम स्पीड से भी चल सकते हो और ज़्यादा स्पीड से भी चल सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोशन के दौरान आपकी स्पीड पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा हो और बाद में कम हो जाए, तो उसी हिसाब से आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी के हिसाब से कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा है हो जाएगी, और कम है तो कम हो जाएगी, अगर आपको उसी सर्किल पे मेंटेन करना है तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वर्टिकल सर्किल में जब हम मोशन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो मोशन को तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रही है, mg फोर्स नीचे लग रही है तो हमेशा ये ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर रही है, इसकी वजह से ये इसकी जो स्पीड है ये इसको कम करती जाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ पे एक रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इसकी स्पीड v हो गई। तो आपने देखा पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी और फिर उसी मोशन के दौरान ये स्पीड कम हो गई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जो एक्सप्रेशन होता है ना mv²/r, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो स्पीड होती है v, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये कैसी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी उस समय जो लगने वाली जो फोर्स है ये वो है, ये ज़्यादा भी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी हो जाएगी और कम भी हो जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है तो इसकी जो ये जो स्पीड है ना ये और कम होती जा रही है। ठीक है, कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि mg का एक कंपोनेंट इसको पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा आपकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, वो उल्टी दिशा से mg फोर्स लग रही है, तो इस वजह से आपकी स्पीड कम होती जाएगी, है ना। तो आपने देखा कि उसी मोशन के दौरान आपकी स्पीड पहले ज़्यादा थी और फिर कम हो गई, फिर और कम होती चली गई। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी, जितनी ज़रूरत है उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे समझने वाली बात। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं आपसे कहूँगा कि कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनिशियली ये जो m मास का ये जो बोब यहाँ पे लटका हुआ है इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। ठीक है, और ये इस तरीके से ऊपर राइज होता हुआ P पॉइंट पे पहुँचता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रस्सी स्लैक हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रस्सी क्या हो जाती है, टेंशन जो रस्सी स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर अब कोई टेंशन नहीं है, यानी T = 0 है। देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको कह दिया कि रस्सी स्लैक हो जाती है, तो ये बात उसने खुद आपको बता दी पहले से कि इस दौरान सिचुएशन ये है कि इस पॉइंट पे आके यहाँ पे रस्सी स्लैक हो जाती है, यानी आपको ये मानना है कि यहाँ पे टेंशन इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंटेनियस ये जो जगह है इस पॉइंट P पे जब ये आता है तो टेंशन यहाँ पे 0 हो जाती है। अब इस बात को सोच पाना कि इस मोशन के दौरान रस्सी स्लैक भी हो सकती है, ये अपने आप में काफ़ी इंट्यूशन वाला काम है। जिसकी फिजिकल इंसाइट अच्छी है, जिसको फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, जो फिजिकल मोशंस के बारे में थोड़ा डीपली सोचता है, वो तो ये पता लगा सकता है कि रस्सी अगर स्पीड कम है तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पे रस्सी स्लैक हो जाती है ना। तो ये अपने आप में एक काफ़ी डीप इंसाइटफुल बात है, ये सोच पाना कि रस्सी इस रास्ते में स्लैक भी हो सकती है अगर स्पीड कम है तो। रस्सी स्लैक क्यों होती है अभी हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने हमको कह दिया पहले से कि रस्सी स्लैक हो गई है, तो हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, आपको ये मान लेना है कि रस्सी स्लैक हो गई है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि टेंशन इस पॉइंट पे 0 हो गई है, ये आपको मान के फिर काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट P पे आपको स्पीड भी दे रखी है कि v स्पीड हो जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इस पॉइंट पे जो स्पीड है v और जो इनिशियली आपके पास स्पीड थी v0, इसका रेशियो आपसे पूछा गया है कि ये रेशियो कितना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। और अगर आपको इतनी इंट्यूशन नहीं है कि रस्सी स्लैक हो जाती है या नहीं हो जाती, इसकी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पहले से ही एग्जामिनर ने हमको कह रखा है कि इस पॉइंट पे रस्सी स्लैक हो जाती है, तो हमने मान लिया कि रस्सी यहाँ पे स्लैक हो जाती है, ठीक है। ओके, आइए अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन है और यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, L लेंथ की स्ट्रिंग है और ये वो पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे जब ये जो यहाँ से v0 स्पीड से इसने मोशन अपना स्टार्ट किया और ये ऊपर ऊपर आते आते इसकी स्पीड यहाँ पे हो जाती है v, ठीक है। और इस वक्त यहाँ पे रस्सी स्लैक हो जाती है, यानी इस वक्त यहाँ पे टेंशन 0 है। अब आप यहाँ पे देखो कि, है ना, ये इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं m, ताकि इसका मास दिखे m। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि इस पॉइंट P पे आपको v स्पीड दे रखी है और यानी v स्पीड से अभी भी ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। यानी अगर इसको सर्कुलर पाथ पे घूमना है, इस पे बने रहना है सर्कुलर पाथ पे, और इसकी स्पीड v है, तो इस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी हमको रिक्वायरमेंट है, वो है mv²/r, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि इतनी फोर्स की जरूरत पड़ती है अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्किल में घूमना है तो, और यहाँ पे अभी इसके पास स्पीड है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि इस रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा, कौन सी फोर्स आसपास है जो कि मुझे ये फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। अब क्या क्या फोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपने देखा कि एक रस्सी है और रस्सी के अंदर कौन सी फोर्स डेवलप हो जाती है, टेंशन फोर्स डेवलप हो जाती है। और कौन सी फोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और फोर्स अवेलेबल है, वो क्या है, जब भी मास होता है तो कौन सी फोर्स अवेलेबल है होती है, mg फोर्स, यानी एक mg फोर्स भी है, तो एक आपके पास ग्रेविटी वाली फोर्स भी है, mg फोर्स भी है, ठीक है। अब आपको यह भी मालूम है कि आपको फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इतनी चाहिए, और किस दिशा में चाहिए, इस दिशा में चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही क्या होता है, वो तो सेंटर की दिशा में होती है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही ये होता है कि वो सेंटर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ लगने से ही वो डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है कि ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। टेंशन तो क्वेश्चन में आपको कह दिया कि यहाँ पे टेंशन 0 है, इस पॉइंट पे टेंशन तो 0 है, तो एक चीज़ आपको मालूम चल गई कि टेंशन तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो कौन प्रोवाइड करेगा, यानी mg प्रोवाइड करेगा। अब mg का फुल कंपोनेंट तो नीचे की दिशा में लग रहा है, अब यानी आपको क्या चाहिए कि mg, ये जो फोर्स लग रही है, इसका कंपोनेंट आपको इस दिशा में चाहिए। वो जो mg का कंपोनेंट होगा वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इस mg फोर्स का कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, ओके। तो यहां से आपको मालूम चल गया कि कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। अब आपको हेल्प करनी है मेरी, क्या हेल्प करनी है, ये कंपोनेंट निकालना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको पाथ दे रखा है और यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे mg फोर्स लग रही है और मैं ये चाहता हूँ कि mg फोर्स का कंपोनेंट इस दिशा में निकालना चाहता हूँ, क्योंकि सेंटर की दिशा तो ये है, सेंटर की तरफ। हमें mg का एक कंपोनेंट इधर चाहिए सेंटर की तरफ, और यही वो फोर्स होगी, ये जो mg का कंपोनेंट होगा ये हमको mv²/r देगा। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, इस यहाँ पे v स्पीड से जा रहा है, तो आपको क्या करना है, mg का इधर कंपोनेंट निकालना है, ठीक है।
तो आप इसका mg का कंपोनेंट निकालो यहाँ पे कि कितना कंपोनेंट आप निकालते हो, ठीक है, आपको हेल्प करनी है। तो mg का आप इधर कंपोनेंट निकालो। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका कि mg का कंपोनेंट हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे, ठीक है। ओके, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ओके, तो कंपोनेंट निकालने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हैबिचुअल हो जानी चाहिए, बहुत ही आसान लगना चाहिए आपको कि कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट निकालने की फिजिक्स में कई बार ज़रूरत पड़ती है और कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कहीं से भी कहीं पे भी एंगल दे रखा हो, आप कंपोनेंट आसानी से निकाल पाओ। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। आइए अब इसका कंपोनेंट निकालते हैं, है ना। तो जब भी देखो कंपोनेंट निकालना होता है तो आपको जो वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है mg वेक्टर नीचे लग रहा है, इसका कंपोनेंट आपको इस दिशा में चाहिए। तो जिस दिशा में चाहिए आपको और जहां पे आपका वेक्टर है, इसके बीच में ये जो एंगल है, इसके बीच में ये जो एंगल है ये पता होना चाहिए। जिस वेक्टर का आपको जिस दिशा में कंपोनेंट निकालना है, इन दोनों दिशाओं के बीच में आपको ये एंगल मालूम होना चाहिए। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये अगर पूरा ट्राइंगल है तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी इस तरीके से है, ये इस दिशा में आपको कंपोनेंट चाहिए और ये आपका mg है। ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल इधर थीटा था तो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो जब भी इस दिशा, इसका कंपोनेंट इधर चाहिए आपको, है ना। तो जब आप इस ट्राइंगल को पूरा करोगे ना इस तरीके से, तो ये आपका एंगल था 90 माइनस थीटा। तो आपको कंपोनेंट किधर चाहिए, इस दिशा में चाहिए ना। तो ये इस एंगल का, ये कौन सी दिशा है, ये बेस है एक तरीके का। आप देखो, अगर मैं किसी ट्राइंगल को बनाता हूं तो ये जो एंगल होता है ना, ये सपोज कीजिए जो एंगल है, तो इसके सामने वाली तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ना। ये तो परपेंडिकुलर होता है और इस एंगल के बगल में जो होता है ये नीचे की तरफ, ये बेस होता है। और जब भी आपको बेस की दिशा में कुछ चाहिए तो कौन सा फंक्शन आता है वहाँ पे, कॉस आता है। और अगर सामने परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो साइन आता है ना। तो इस ट्राइंगल का जो बेस है, इस एंगल का जो बेस है वो किधर है, इधर है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इस एंगल का कॉस लेना है, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर मुझे mg का कंपोनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, mg cos, क्योंकि आपको बेस की तरफ निकालना है, तो mg cos 90 माइनस थीटा। और आपको मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो गया आपका mg साइन थीटा, यानी ये कंपोनेंट आ गया mg का, ठीक है। ओके, यानी ये जो आपका सर्किल है, इस दिशा में mg इधर लग रहा था और सेंटर की तरफ इसका जो आपने क्या कंपोनेंट निकाल लिया, mg साइन थीटा। ये कंपोनेंट आ गया mg साइन थीटा। यानी mg का ये कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है और ये वो कंपोनेंट है जो हमको प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाई r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमको रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपकी स्पीड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी थी, v स्पीड थी और आपको इतने सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी। तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको आपने बराबर रख दिया इसके, mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। यहां से आपको v स्पीड की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ओके, mg यहाँ पे था, आपको जरूरत थी सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होती है, तो mg का आपने इधर कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है। और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट mg साइन थीटा ने ये कर दी। तो अभी हमने मैथमेटिकल तरीके से देखा वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट तरीका है जिससे कि हम mg का कंपोनेंट इस दिशा में
बहुत ही आसानी से निकाल लें, और वो हमको पहले से मालूम है वो कंपोनेंट क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर को इनसाइड से देखना है, थोड़ा सा इसको देखो, आपको दिखेगा कि कोई एक जाना पहचाना फिगर है जो आपने कई बार देखा है। ठीक है, अगर मुझे mg का कंपोनेंट इधर निकालना है तो आप देखो कि ये जाना पहचाना ऐसा लग रहा है आपको कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पे ये जो आपका जो मास है ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे लग रहा है आपको ये m मास है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, इंक्लाइंड प्लेन है। और यहाँ पे जो थीटा एंगल होता था इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, और इंक्लाइंड की तरफ ही तो मेरे को क्या चाहिए, mg का कंपोनेंट चाहिए। तो इंक्लाइंड की तरफ mg का कौन सा कंपोनेंट होता था, ये आपको याद आ रहा है, जो आप कई बार कर चुके, mg sin थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से मालूम थी, आपने देखा कि ये यहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा आप इनसाइड से आप देखोगे कि तो ये बिल्कुल इंक्लाइन की तरह है ना, थीटा एंगल बन रहा है और m मास इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है, तो ये आपको पहले से मालूम है कि mg का कंपोनेंट इधर कितना होगा, mg sin थीटा होगा। यानी ये हम एक लाइन में पहले से लिख सकते थे कि इस सेंटर की दिशा में कितना कंपोनेंट होगा, mg sin थीटा होगा, और ये आपको प्रोवाइड करेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mg sin थीटा। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को निकालने के हमने दो तरीके देख लिए, एक तो मैथ का यूज़ करके आपने निकाला कि यहाँ पे जो एंगल था उसका आपने कॉस ले लिया और वहाँ से mg sin थीटा आ गया, एक आपने देखा कि ये फिगर इसके जैसे था और ये हमको पहले से याद था, तो mg sin थीटा कंपोनेंट आ गए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम दूसरी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी उसका पता लगाते हैं। ओके, है ना, ये आपका सर्किल है, यहाँ पे ये सेंटर है, ये P पॉइंट है ना, यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है और ये लेंथ इसकी L दे रखी है रस्सी की, है ना। ओके, ये m मास था और इनिशियली स्पीड कितनी दे रखी थी आपको, v0 स्पीड दे रखी थी। ओके, और यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है आपको, v स्पीड दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आप देखो कि कौन सी फोर्स है, एक तो ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है, और ग्रेविटी फोर्स कैसी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, एक और जो फोर्स होती है टेंशन, तो टेंशन तो हमेशा मोशन के कैसे है, जहाँ भी आपका जो स्पीड है, जो भी वेलोसिटी है, टेंशन हमेशा उसके परपेंडिकुलर है, और इसलिए टेंशन के द्वारा जो वर्क किया गया है वो हमेशा जीरो आएगा। इसलिए जो भी एक्सटर्नल फोर्स थी उसका तो वर्क डन जीरो था, और इसलिए यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। देखो, एक तो ये वाला लेवल है, इस लेवल पे आप मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। ठीक है, इस लेवल पे एनर्जी कितनी है, E1, और इस लेवल पे जब ये यहाँ से ऊपर आता आता यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस लेवल पे अपन मान लेते हैं कि एनर्जी हो गई आपकी E2। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेस पे एनर्जी कितनी है, E1 है, और इस हाइट पे जब पहुँच गया तो कितना है, एनर्जी E2 हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस एनर्जी को लिखते हैं, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, प्लस यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इस हाइट पे जब पहुँच जाता है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हाइट पे पहुँचने के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको हाइट चाहिए, तो हाइट देखो कितनी हो गई, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप चले तो कितना है, ये L, जो इसका जो रेडियस है L, और ये जो हाइट है ये कितनी है, L sin थीटा। यहाँ से आपने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया, ये L sin थीटा है, तो यानी ये L हो गया और ये ऊपर जाएंगे तो L sin थीटा हो गया।
तो टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, L प्लस L साइन थीटा हो गई, ठीक है ना, ये हो गया। क्योंकि हम रेडियस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स में R का इस्तेमाल करते हैं, तो R की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में L दे रखा था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो तो अपन R भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी की टर्म लिखोगे, क्या लिखोगे, mgh, कितनी हाइट है ये, कितनी हाइट है ये हाइट ये इतनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एनर्जी का टर्म लिख दिया। बेस में कितनी एनर्जी है, यहाँ पे आप देखो कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0², और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने इस लेवल पे 0 मान रखी है, क्योंकि हाइट यहीं से हमने मेज़र करना चालू किया है, हाइट यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि E1 पे जो एनर्जी थी वही एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे, E1 इज इक्वल टू E2। E1 आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg, और कितनी हाइट हो गई, इसके अंदर आपको ये हाइट डालनी है, हाइट कितनी हो गई, L प्लस L साइन थीटा, ठीक है ना, ये टोटल हाइट हो गई। तो आपने टोटल हाइट लिख दी, यहाँ पे L की जगह मैं R लिख देता हूँ, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स में R का यूज़ करते हैं ना, इसलिए। तो आपने लिख दिया यहाँ पे R प्लस R साइन थीटा, ठीक है ना, मैं L को R के मान रहा हूँ। तो ये आपकी एनर्जी इक्वेशन हो गई। यहाँ से आपके पास V0 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। देखो, जिसको एनर्जी इक्वेशन लिखना आता है, बहुत ही आसान काम है और बहुत ही अच्छा लगता है एनर्जी इक्वेशन लिखना, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इधर रखनी है और इधर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है। यहाँ पे बस करना क्या था कि ये हाइट कैलकुलेट करनी थी, और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जिनको ये लिखना आता है वो क्या करते हैं, बस फटाफट काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, और वही काम यहाँ पे करना है आपको। ये काइनेटिक एनर्जी तो आपको पहले से दे रखा है कि v स्पीड है, तो आपने फटाफट लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, और ये L तो आपको मालूम ही है, यहाँ से और ऊपर जाना है, ये और ऊपर कितनी हाइट है, L साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा लिखा है, इतना टाइम इसमें लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में आप इसको एक लाइन में ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा पास, हाफ mv0² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mg, और जो हाइट कितनी थी, r प्लस r साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि v अपॉन v0 का ये जो रेशियो पूछा गया था, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और हमने v स्पीड निकालने के लिए क्या देखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, इस कंपोनेंट के बराबर है, mg साइन थीटा। आपने ये दोनों स्पीड को पता करने के लिए दोनों रिलेशन लिख लिए। क्या यहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आंसर क्या होगा? अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्टिव कैलकुलेशन। प्रेडिक्टिव कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि आपने देखा कि आपको आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, v अपॉन v0 चाहिए, या आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आपने जो दोनों रिलेशन यहाँ पे बना दिए हैं, अब अगर मैं इसको इसके नीचे रखता हूँ तो आंसर आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या शेप लेगा, क्या शेप लेने वाला है, आपने उसको प्रेडिक्ट कर लिया। आपको यहाँ से दिखाई देने लग गया कि उसकी शेप वो कैसे दिखने में होगा, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखो कि कैसे होगा। तो आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यूज़ करके आपने v स्पीड निकाल ली।
सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने देखा था कि आपको mv²/r चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg का ये वाला कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आपने v स्पीड निकाल ली, ठीक है, और v0 जो स्पीड थी उसके लिए आपने एनर्जी इक्वेशन लिखी, और वहाँ से आपको मालूम चला कि हाफ mv² v0² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी पॉइंट पे पहुंचने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², और कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, क्योंकि उसकी हाइट कितनी हो गई थी mg, कितनी हाइट हो गई थी r + r sin थीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गई। पहले एक्सप्रेशन से आपको v स्पीड मालूम चल गई और दूसरे से v0 स्पीड यहाँ से मालूम चल जाएगी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि v/v0 का रेशो हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी है, और ये दोनों रिलेशन आपने पता लगा लिए। अब आप यहाँ से देखो कि ध्यान से कि अगर आपको v² निकालना है ना, आपको क्योंकि v² की फॉर्म में पता है और v0 v² की फॉर्म में पता है, यानी आपने को क्या करना है? v²/v0² करना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो पहली इक्वेशन में v² निकालने के लिए आप r को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? mgr sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक्चुअल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फील करना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या होने वाला है। तो आपने r को इधर मल्टीप्लाई करोगे, अपने माइंड में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है? mgr sin थीटा आने वाला है, यानी आपको v² का पता चल गया mgr sin थीटा होता है ना, ठीक है। अब आप नीचे देखो, नीचे जब आप देखोगे तो v² v0² चाहिए ना आपको, तो इसको निकालने के लिए आप 2 से अपन पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ हट जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सिर्फ ये v² चाहिए, ठीक है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी हाफ हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास? v² रह गया, ठीक है। और v² क्या होता है? mgr sin थीटा होता है। और यहाँ पे जब आप पूरे में जब 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर। अब आप देखो कि क्या आने वाला है, ये पता करो। एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है, क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 mgr, और फिर क्या आने वाला है? 2 mgr sin थीटा, है ना। तो आपने देखा कि इधर पूरे एक्सप्रेशन में mgr आ रहा है, तो mgr तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो आपको प्रिडिक्टिव तरीके से कैलकुलेशन करना है। यहाँ से आपको ये दिखाई दे गया कि ये mgr sin थीटा है, यानी ऊपर तो क्या आ रहा था? mgr sin थीटा। ये mgr का जो फैक्टर है ना, ये कैंसिल आउट हो रहा है हर जगह से, तो आपने देखा mgr sin थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे? नीचे आपको मालूम है v² है, और v² अभी अभी आपने लिखा है, तो यहाँ पे भी एक sin थीटा है ना। तो आपने एक sin थीटा इधर लिख दिया, प्लस इधर 2 आने वाला था क्योंकि आपने पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 mgr तो पूरे में से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 2, और इधर क्या हो रहा है? ये 2 mgr sin थीटा, 2 mgr sin थीटा। तो mgr तो हट जाएगा, तो कितना हो रहा है? ये 2 sin थीटा। देखो आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखे थे और उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसका एक्सप्रेशन आपको वहाँ से प्रिडिक्ट करना है कि उसकी शेप कैसी होगी, वो दिखने में कैसा होगा, ये आपने पता लगा लिया, ठीक है। आपको एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपने देखा कि v² है, तो v² में तो एक sin थीटा आएगा। फिर जब ये इस एक्सप्रेशन को भी लिखोगे तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है और 2 mgr sin थीटा यानी 2 sin थीटा, तो 2 इधर है और 1 इधर है। तो आपको जो ऑप्शंस में दे रखा है ना, वो आपको दिखाई देने लग गया क्या होने वाला है। sin थीटा प्लस 2 sin थीटा 3 sin थीटा हो गए। तो आपका आंसर किस तरीके से शेप ले रहा है? देखो ऊपर sin थीटा था, नीचे आपने देखा sin थीटा इधर भी है और 2 sin थीटा इधर है, तो 3 sin थीटा ये हो गए और 2 नंबर ये इधर आ गया। तो ये डिज़ाइन जो है एक्सप्रेशन की जो आने वाली है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दिखाई दे रही है। वहाँ पे आपको v0 निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, और इसलिए यहाँ पे एक तो 2 का नंबर इधर से आ जाएगा और 2 mgr sin थीटा होगा, और v² का एक mgr sin थीटा ये था, पहले से था, तो 2 इधर और 1 इधर, तो टोटल मिला के 3 हो गया,
तो इस तरीके से आपने इसका जो एक्सप्रेशन आपने आने वाला था इसको पहचान लिया ऑप्शंस में से, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर जब हम इसका पूरे का रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रिडिक्टिव तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, अपनी कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाना है। यहाँ पे हमने कोई ट्रिक के हिसाब से शॉर्टकट नहीं लिया, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से एफिशिएंट किया है काम, ठीक है। इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। और वो कभी भी डिपेंड नहीं होगा कि किसी ट्रिक पता चल जाए आपको, उस पर डिपेंड नहीं हो रहा, वो आपकी समझ से वो फास्ट हो रहा है। आपकी अगर फास्ट हो रहा है तो आपकी समझ भी उसके बराबर होनी चाहिए, तो फास्ट होना चाहिए, वो वाला माइंड डेवलप करना है, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे एग्जाम टाइम में, एग्जाम की कंडीशन में। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, है ना, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, एक और चीज़ है कि आखिर टेंशन जीरो क्यों हो जाती है, आखिर रस्सी स्लैक क्यों हो जाती है। आप में से अगर किसी बच्चे ने सोचा है कि आखिर रस्सी स्लैक क्यों हो जाती है और कहाँ पे होगी, तो उसका थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, और आंसर तो आपका आ गया है, अब उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना आप जानोगे उतना ही एग्जामिनर की प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, ठीक है। ओके ओके, अब हम ये पता लगाएंगे कि आखिर रस्सी स्लैक क्यों हो जाती है, आखिर मोशन के दौरान रस्सी स्लैक क्यों हो गई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमने जब देखा था कि ये जो सर्कुलर मोशन है ना, यहाँ पे आपने देखा कि बॉटम पॉइंट पे स्पीड कितनी थी, v0 थी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा थी, है ना। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो P पॉइंट पे सपोज कीजिए यहाँ पे P पॉइंट पे आपकी स्पीड हो गई v हो गई, ठीक है, ये ज़्यादा है और ये स्पीड कम हो गई। तो पहली बात तो ये समझने वाली ये है कि आखिर स्पीड कम क्यों हो रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम क्यों हो रही है, पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि आखिर कम क्यों हो रही है। वाई स्पीड बिकम लेस, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो तो स्पीड कम क्यों हो रही है आखिरकार। तो इसको दो तरीके से या दो पर्सपेक्टिव से हमको समझ सकते हैं इस बात को। पहला तो आप देखो कि, है ना, यहाँ पे ये जो रस्सी स्ट्रिंग बंधी हुई है ना इस तरीके से, और ये मास है आपका, तो mg फोर्स किधर लग रही है, mg फोर्स इधर लग रही है। अब जब ये ऊपर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सपोज कीजिए कोई एंगल है अल्फा, कोई एंगल है सपोज कीजिए, ये ऊपर जा रहा है, ये एंगल अल्फा हो गया, और अभी भी mg की फोर्स यहाँ पे कहाँ पे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो इसका जो mg का एक कंपोनेंट अगर आप निकालोगे ना, तो इस दिशा में कंपोनेंट आएगा mg का, वो होगा mg साइन अल्फा, ठीक है ना। जब आप इसका कंपोनेंट अगर mg का निकालोगे, इस रास्ते के टेंजेंशियल निकालोगे, तो एक कंपोनेंट तो क्या आ रहा है mg साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा mg cos अल्फा। अभी हमारा इंटरेस्ट इस वाले कंपोनेंट में है, जो कि ये जो इसकी स्पीड है, ये जो v स्पीड से ऊपर जा रहा है ना, ये इसके आपने देखा कि v स्पीड ऊपर जा रही थी और mg साइन अल्फा नीचे लग रहा है, यानी ये जो mg का कंपोनेंट है ये आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी आपको अपोजिट, आपको रोक रहा है ऊपर चढ़ने से, यानी अपोजिट दिशा में एक्सेलरेशन लग रहा है। एक तरीके से ये आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे की तरफ आपको खींच रहा है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे mg का एक कंपोनेंट आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से ये स्पीड कम हो गई। तो एक तो आपने इसको फोर्स के नज़रिए से हमने समझा कि क्योंकि mg का एक कंपोनेंट हमेशा आपके मोशन के अगेंस्ट है, तो वो इस वजह से आपकी स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा जो नज़रिया है वो एनर्जी के नज़रिए से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखो जैसे जैसे ये यहाँ पे नीचे तो हाई काइनेटिक एनर्जी थी, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो हाइट तो बढ़ रही है ना, हाइट आप गेन करते जा रहे हो, तो कुछ एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर काइनेटिक के लिए अब कम एनर्जी बची, है ना।
जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपकी कुछ एनर्जी तो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तभी तो आप ये ऊंचाई चढ़ पा रहे हो, क्योंकि ऊंचाई आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ रहे हो ना। तो आपकी कुछ एनर्जी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी कि काइनेटिक के लिए कम एनर्जी बची, और इसलिए भी आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो दोनों तरीके से हमने समझ लिया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कम क्यों हुई ये हमको पता चल गया। ओके, अब आप ये देखो कि यहां पे और यहां पे हम देखते हैं ये पी ऑब्जेक्ट यहां पे था। अब समझना ये है हमको कि आखिर यहां पे ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये बीच वाला लेवल, इससे जब ऊपर जाता है यहां पे रस्सी स्लैक हुई है। आखिर यहां पे रस्सी क्यों स्लैक हुई? सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या ये जो रीजन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या इस रास्ते में कभी रस्सी स्लैक हो सकती है? क्या रस्सी कभी यहां पे इस रास्ते में स्लैक हो सकती है? पता लगा लेते हैं, होती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आप देखो, सपोज कीजिए इस दौरान, इस यहां तक के दौरान मोशन में ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, mg फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट तो इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर आ गया। mg का एक कंपोनेंट तो ये मोशन की जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहां पे आपकी v स्पीड है, v स्पीड के जस्ट अपोजिट एक तो mg का कंपोनेंट ही हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया जो कि टेंशन के अगेंस्ट लग रहा है। यानी एक mg का कंपोनेंट है वो रस्सी को खींच रहा है, रस्सी को पुल कर रहा है, और जब तक ये mg का एक कंपोनेंट होगा जो कि रस्सी को खींच रहा है तो रस्सी में टेंशन होगी, वो टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती। और इस बात को हम फिजिकली फील भी कर सकते हैं कि जब तक आपको वो वजन उठाना पड़ रहा है धागे को, जब तक धागे को वजन उठाना पड़ रहा है तो वो खींचेगा धागा, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। यानी इस पूरे यहां तक के रास्ते के दौरान तो क्या होगा कि mg का कोई ना कोई कंपोनेंट ये रस्सी को खींच रहा है और इस वजह से रस्सी में टेंशन रहेगी। तो इस यहां से ये लेके यहां तक जो है, इस रास्ते में रस्सी कभी स्लैक नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखना ये कि ऊपर क्यों स्लैक हुई। ठीक, ओके, अब आप देखो जैसे जैसे अभी हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, यहां पे आ गया, तो इसकी ये जो स्पीड है ये क्या हो रही है, कम हो रही है, स्पीड कम होती जा रही है। ये चीज अभी हमने देखी थी कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहां का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऊपर वाले हिस्से का, है ना। ये एंगल सपोज कीजिए जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था ना, यहां पे सपोज कीजिए ये पॉइंट है और यहां पे mg है, फोर्स लग रही है। ये सर्कुलर पाथ है ना। अब आप यहां पे mg के कंपोनेंट अगर निकालोगे तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो इस दिशा में आएगा और एक इस दिशा में आएगा। ये वाली कौन सी दिशा है जहां पे टेंशन लग रही है, रस्सी की जो टेंशन लग रही है ये वो वाली दिशा है ना। अब आप देखो mg का एक कंपोनेंट तो इस दिशा में है और एक कंपोनेंट इस दिशा में, जो कि अभी भी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये mg का कंपोनेंट आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, ये ऊपर तक ये हमेशा आपका रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके इधर आओगे जब तो mg आपको फायदा करेगा नीचे लाने में, लेकिन जब तक आप ऊपर चढ़ते जाओगे जितनी ऊंचाई तक, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी भी mg का एक कंपोनेंट, यहां पे कोई भी कंपोनेंट आपके मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या यहां पे आपको कोई कंपोनेंट दिखाई दे रहा है जो कि रस्सी को खींच रहा हो? अब ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है mg का, यानी इस रस्सी को खींचने वाला अब mg का कोई कंपोनेंट नहीं है। जैसे पहले हमने देखा था कि जो mg का एक कंपोनेंट हमेशा रस्सी को खींच रहा है, तो जैसे हम यहां से ऊपर आएंगे अब mg का कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो कि रस्सी को पुल कर रहा हो। ठीक है, तो एक तो ये कारण है कि अब रस्सी को खींचने वाला अलग से कोई नहीं है। ओके,
अब एक चीज़ और है कि आपने देखा कि जब स्पीड कम हो जाती है तो कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर स्पीड आपकी v है तो कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए आपको, mv²/r। मेरे को इतनी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। और ये भी मुझे मालूम है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे स्पीड कम हो जाती है, यानी मेरे को कम स्पीड कम होती जाएगी और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी मेरे को कम चाहिए, ठीक है, ये भी आपको कम चाहिए। अब ये आएगी कहाँ से, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, एक तो इस धागे में जो टेंशन है वहाँ से आएगी। इसके जो सोर्स है वो क्या है, एक तो टेंशन है, रस्सी में जो टेंशन है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ लगती है टेंशन हमेशा, तो एक तो टेंशन है, ये आपको ये प्रोवाइड कर सकती है। और क्या प्रोवाइड कर सकता है, अभी हमने देखा था कि mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है ना, आपने देखा था कि mg का एक कंपोनेंट इस दिशा में लग रहा है, और वो अभी हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो हमने पता लगाया था कि ये कंपोनेंट कितना है, mg sin थीटा है। यानी ये कंपोनेंट भी सेंटर की दिशा में है और इसलिए ये भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी ये दोनों मिला के प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोनों तरह की फोर्स मिला करके मुझे ये प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप देखो कि जैसे जैसे एक और चीज इसको देखो, यहां पे जैसे इस लाइन से ऊपर जो मास ऊपर जाएगा, शुरुआत में एंगल कम था, है ना, ये ऊपर जाएगा तो एंगल बढ़ता जा रहा है, और ऊपर जाएगा तो और एंगल बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो आप इस चीज को, तो एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंगल भी तो बढ़ रहा है ना। यानी ये जो कंपोनेंट की वैल्यू है mg sin थीटा की, mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो काफी बढ़ता जा रहा है। यानी mg sin थीटा जो है, mg sin थीटा, ये कंपोनेंट राइज होता जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है mg sin थीटा की, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे लास्ट में क्या होगा, बिल्कुल हाइट पे जब पहुंच जाओगे, बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाओगे तो थीटा की वैल्यू यहां पे फुल 90 डिग्री हो जाएगी। तो mg sin थीटा आपका, mg sin थीटा आपका बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, sin 90 कितना होता है, 1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, पूरा mg हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल टॉप पर पे आपको ये तो वैसे ही मालूम है, बिल्कुल टॉप पे जब पहुंच जाएगा तो पूरा का पूरा mg लग रहा है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो ना, तो mg sin थीटा ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब दो चीजें हो रही हैं यहां पे, mg sin थीटा का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, और मेरी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है, मेरी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, आ सकता है कि ये रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये ही उसको फुलफिल कर सकता है, mg sin थीटा उसको पूरा कर सकता है। जो मेरी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है उसको mg sin थीटा एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अकेला ही उसको पूरा कर सकता है, टेंशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब सवाल ये कि टेंशन, आप कैसे कह सकते हो कि टेंशन अपना रोल प्ले नहीं करना चाहता। अगर आपके हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि थोड़ा बहुत टेंशन भी अपनी हेल्प कर दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि टेंशन जीरो हो जाती है। टेंशन जीरो इसलिए हो जाती है क्योंकि नेचर ज़बरदस्ती फोर्स नहीं लगाता, जब तक उसको ज़रूरत ही नहीं होती तो वो फोर्स नहीं लगाता। ये जो टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ये क्या है, ये वेरिएबल फोर्सेस हैं। ये जब तक नहीं लगती जब तक ज़रूरत नहीं होती, जब तक जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लगती हैं। ये सब क्या होती हैं, वेरिएबल फोर्सेस होती हैं। ऑल दीज आर वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं ओरिजिन में। अब जरूरत ही नहीं बची टेंशन लगने की, तो नेचर ज़बरदस्ती नहीं लगाएगा उसको, तो टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो ज़रूरत है मेरी वो तो कम हो गई।
और वो ज़रूरत इसी से पूरी हो गई, तो टेंशन जीरो हो जाएगी, हो सकती है, हो जाती है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मेरी जो स्पीड, अगर जो बॉटम पे स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो वो स्पीड ऊपर जाते जाते कम तो होगी, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा होगी कि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर मेरी नीचे स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो फिर तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी और टेंशन जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की हेल्प से ही इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि आखिर रस्सी स्लैग क्यों हो जाती है, ठीक है। थोड़ा और आप डिस्कस करना, जब तक आप अपने आप के साथ डिस्कस नहीं करोगे, अपने मन से बातें नहीं करोगे, अपने आप से फिजिक्स के साथ बातें नहीं करोगे, तो ये फिजिक्स की सारी इनसाइट्स आपको नहीं आ पाएंगी, है ना। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों का खुद के साथ डिस्कस करना है या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, तो हमको वो सारी इनसाइट्स मिलेंगी और फिर वो आपका सोचने का हिस्सा बन जाएंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।